नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNR के भी, और मैं हूं एज यूजुअल इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रदीप जी बिल्कुल। So 141 MPs. 141 MPs. This looks Suspended. like 20 T20 का मैच स्कोर दिखता है सर। जी बिल्कुल। Because it goes on changing. It's been changing since yesterday, every hour. First time in the history Yes, of yes. Indian parliamentary history, 141 opposition members have been suspended. All time record. Oh man, this is amazing. This is really and truly amazing. So we've got a parliament without an opposition. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी is setting all kinds of records. Yes. हर चीज में नंबर 1 है। Correct. चाहे वो मंदिर बनाने में हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक और विपक्ष के सांसदों को बाहर करने में। यस। But नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन प्रदीप जी बीजेपी की आर्गुमेंट ये रहेगी कि वो स्पीकर साहब का दायरा है और राज्यसभा में चेयरमैन साहब का दायरा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या लेना देना? लेट्स आस्क आवर फ्रेंड लक्ष्मण साहू साहब। लक्ष्मण साहू साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय सिया राम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर 22 जनवरी 12:22 राम राज्य की पुनः स्थापना का पहला कदम शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? बताएं, आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि रामलला 496 साल के बाद अपने घर अयोध्या में लौट रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है, उसके बाद जो वास्तविकता में भारत होना चाहिए वैसा भारत अब बनेगा। लक्ष्मण साहू साहब, जैसा राम राज्य की ओर हम जा रहे हैं तो उसके साथ हमारे साथ जिम्मेदारियां भी आ रही है जी। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए है। राष्ट्रीय अस्मिता का सम्मान होना चाहिए, ये मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा जी। जिस तरीके से हमको अपमानित किया गया था, हमारे अस्मिताओं को कुचला गया था, तो अभी हम वो अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए, उसमें प्रगल्भता लाने के लिए जी हम जो जूझ रहे थे अलग अलग स्तर पर पिछले 500 साल में, और हर समय जितनी लड़ाइयां हुई, जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके दिल को ये शांति मिलने वाला क्षण है जी। और आगे जाकर सभी क्षेत्रों में हमारी पहचान बहुत स्पष्ट हो जाएगी, ये ज्यादा मायने रखता है। दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, जीवन में राम आ जाएगा जी। बजाज साहब, एक मैं याद दिलाता हूं, आज की चर्चा में जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं जी, तो आज के दिन की जो विशेषता है जी, आज के दिन की विशेषता जी, आज के दिन की विशेषता ऐसी है, भारतीय पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष सप्तमी है और आज का दिन शिव प्रताप दिन बोल के जाना जाता है हमारे संस्कृति में जी। आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हमारे पूजनीय वंदनीय, उन्होंने अफजल खान का वध किया था जी प्रतापगढ़ पे। तो आज का दिन हम हमारे संस्कृति में शिव प्रताप दिन बोल के मनाते हैं। आज का दिन बहुत प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धक है, और अस्मिता को जिस तरीके से इन्होंने कुचला था उसकी शुरुआत उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, इसकी भी याद दिलाना चाहता हूं। जबरदस्त सर, जबरदस्त। लेकिन इसके पहले कि श्री राम मंदिर के ऊपर जरा और बात करें, एक छोटा सवाल आपसे सर। 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है इस सेशन से, तो अब पार्लियामेंट में क्या ऑपोजिशन नहीं रहेगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी और कोई नहीं रहेगा क्या?
नहीं, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन हो या रूलिंग हो, संविधान के अनुसार जो काम चलना चाहिए जी, संविधान के बारे में ये लोग हमेशा जब चर्चा करते हैं तो संविधान का पालन संसद में भी होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसमें रूलिंग ऑपोजिशन ये बातें बाद में आती है। जो संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो संविधान के अनुसार संसद चलेगा। ये एक बार फिर मोदी जी ने के नेतृत्व में जो अभी सरकार चल रही है और जो प्रशासन भी वहां पे है, राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति जी है, संसद चलाने वाले अध्यक्ष है, तो संविधान का सम्मान तो रखेंगे वो। साहू जी साहब, कांग्रेस मोदी जी का वो भाषण का एक कटिंग पूरे दुनिया को दिखा रहा है, जहां मोदी साहब ने कहा कि आलोचना होना चाहिए किसी का भी, जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है आलोचना, मोदी साहब ने कहा। और यही चीज लेके कांग्रेस सब जगह दिखा रहा है। मोदी साहब बोलते कुछ है, करते कुछ है। कहा कि आलोचना करना डेमोक्रेसी लोकतंत्र का आलोचना की वजह से नहीं हो रहा है। ये आलोचना को कोई डरता नहीं है। जिस तरह से, जिस रफ्तार से हम विकास की दिशा से जा रहे हैं, जैसे भारत की प्रतिमा उत्तुंग हो रही है पूरी दुनिया में, तो इसमें आलोचना करने वाले संविधान के अनुसार बर्ताव करें। संसद में अध्यक्ष संसद चलाते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। उनको जब बोलने के लिए समय दिया जाएगा उस वक्त उन्हें बोलना चाहिए। आलोचना इसका मतलब मनमानी करना, कहीं भी, किधर भी, कैसे भी, ये नहीं होता ना। साहू साहब, मगर 4 मांग जो कांग्रेस का है, क्या आपको गलत लग रहा है? वो बोल रहे कि मोदी साहब जवाब दे। मोदी साहब पार्लियामेंट में बोले जो पार्लियामेंट से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अमित शाह का रेसिग्नेशन मांग रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा डिस्कशन हो, डिबेट हो कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, पार्लियामेंट की सुरक्षा की बात है, उसमें चर्चा हो। और जो बीजेपी का एमपी सिम्हा जो लेटर पास बना के दिया था, उसको तुरंत निलंबित करे। तो ये 4 डिमांड है साहू जी साहब। जो पकड़े गए लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से उनके मोबाइल जला डाले हैं, उनके सबूत नष्ट करने के जो काम में जुटे हैं, अगर वो मोबाइल मिल जाते हैं और अभी भी इंक्वायरी में उसमें जो भी कुछ बातें मिलेंगी, तो जिनका मुंह काला होने वाला है वही अगर वो हंगामा मचाएंगे तो वो कैसा चलेगा? मोबाइल जला देना इसका मतलब क्या होता है? ये कोई आंदोलन होता है क्या? जी, मोबाइल जलाना इसका मतलब प्रूफ जला देना। और प्रूफ में अगर जो मिलते थे वो अगर हंगामा खड़ा करेंगे, अभी आगे जाकर इंक्वायरी में सब मिलेगा। जब हमारी पार्टी वहां काम कर रही है, देश की प्रतिमा खराब होनी नहीं चाहिए, इसके लिए सुरक्षा के ऊपर जब चर्चा करने जा रहे हैं, मोबाइल क्यों जला डाले इन लोगों ने? लेकिन उसका पार्लियामेंट से क्या लेना देना सर? हमको बदनाम करने की जो साजिश हुई, हमको यानी पार्टी को नहीं, दल को नहीं, भारत के संविधान को, भारत के संसद को, भारतीय के पूरे इमेज को, प्रतिमा को जो बदनाम करने की जो साजिश हुई है, ये करने वाले क्या भाजपा के लोग हैं क्या? लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, मोबाइल जला दिए गए, पार्लियामेंट सुरक्षा, पार्लियामेंट के परिसर की सुरक्षा में सेंध लग गई, ये सब हुआ। इससे जो विपक्ष के सांसद हैं उनका क्या लेना देना है सर? पार्लियामेंट्री सर, पूरी बात सुनिए एक सेकंड। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से चलता है। भारत में विपक्ष का, विरोधी पक्ष का रहना लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। बिना विरोधी पक्ष के कोई लोकतंत्र नहीं होता है सर। लक्ष्मण साहू जी साहब, बिना विरोधी पक्ष का लोकतंत्र नहीं होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। 50 साल में हम विरोधी दल में रहे हैं। हमारे ऊपर जब ये समय आए थे तो हमने संविधान के अनुसार काम किया है। वहां पे संसद के जो अध्यक्ष है, संसद चलाने वाले जो पीठाधीश है वहां के, उनका सुनना चाहिए, उनके अंडर उनका काम होता है। दल नहीं चलाता है संसद पूरी, दल कामकाज में सहभाग लेता है, लेकिन संसद का जो पार्लियामेंट्री जो वर्किंग है पूरा, वो वहां के अध्यक्ष के आज्ञानुसार चलता है। तो उनकी अनुमति लेकर, उनकी आज्ञा लेकर अगर ये सब करता होगा तो ये समय नहीं आएगा।
लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, जब आप निलंबन क्या हमने भाजपा ने किया क्या उनका? लेकिन जब आप विपक्ष में थे, जब आप विपक्ष में थे, सुषमा स्वराज जी आपकी नेता थी लोकसभा में, स्पीकर साहब मीरा कुमार हुआ करती थी, कोई 7 ऐसे सेशन थे, मुझे खुद याद है 7 सेशंस ऐसे थे जिसमें आधे दिन का भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसी तरीके से वेल ऑफ द हाउस में जाते थे, फाइल से उठा उठा के पेपर फेंकते थे, लेकिन सिर्फ 3 या 4 लोगों को निलंबित किया गया, बाकी किसी को नहीं किया गया। और जब अरुण जेटली जी से पूछा गया कि राज्यसभा आप क्यों नहीं चलने दे रहे, तो उन्होंने कहा डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज ए जस्टिफाइबल टैक्टिक, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आप बोलें सर प्लीज। जो मुद्दों के आधार पर जब भी कोई कृति हुई होगी उस मुद्दे का आधार लेना चाहिए ना। आज जो मुद्दे पर हमने जो इसके इंक्वायरी में जो बातें सामने आ रही है वो शक के दायरे में या प्रूफ के दायरे में जो लोग आ रहे हैं जी, वो अगर देश में हंगामा खड़ा करने के लिए संसद का भी उपयोग करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, जो आप अभी बोल रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो यही चीज लोकसभा में बोल सकते हैं। और विपक्ष क्या मांग रहा है कि होम मिनिस्टर साहब आकर के स्टेटमेंट दे दें कि भाई ये आप सब लोग जो हैं शक के दायरे में हैं, आपके खिलाफ तहकीकात चल रही है, तफ्तीश चल रही है, ऐसी क्या बात है? कामकाज का जो एजेंडा तय हुआ होगा, जो सभापति ने किया होगा, स्पीकर जी ने किया होगा जी, उस एजेंडे से संसद चलेगी ना। सर कितनी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के इंसिस्टेंस पर जो सेट प्रोग्राम था, शेड्यूल था, उसको हटाया गया है, और जो देश की सुरक्षा का मामला है, और पार्लियामेंट की सुरक्षा से बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती, सीधी बात है। इसके ऊपर अगर डिस्कशन हो जाए, उसके बाद भी अगर ये जितने भी विपक्ष के सांसद हैं इस तरीके से बिहेव करें, इनको निलंबित क्या, इनको एक्सपेल कर दीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से सर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो स्पीकर महोदय है, सभापति महोदय है जी, ओम बिरला जी, अध्यक्षता में संसद चलती है, और जो निर्णय करेंगे उनका हमको सुनना पड़ेगा जी। हाँ, एक चीज है मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी अभी जो लक्ष्मण सावजी साहब ने कहा है, प्रदीप जी, ये सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है। ये विंटर सेशन शुरू होने के पहले, शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले, ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी अपने कैबिन में, और उन्होंने ये कहा था, और सब लोगों ने इस पर हामी भरी थी बाय द वे, कि कोई वेल ऑफ द हाउस में नहीं आएगा, कोई प्लैकार्ड या पोस्टर कैरी नहीं करेगा, और संसद की कार्रवाई बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। हाँ, यहां मैं मान सकता हूं कि ऑपोजिशन के जितने एमपीज हैं, उन्होंने अपना जो वादा किया वो तोड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लक्ष्मण सावजी साहब, नहीं, ये बात है ना, स्पीकर जी ने जो कार्रवाई की है, हम स्पीकर जी को उनका जो अधिकार में हम नहीं जाएंगे, उनकी बात माननी पड़ेगी। सावजी साहब, मगर पहले एक परंपरा हुआ करता था, जब सुषमा स्वराज भी जी थे तो पार्लियामेंट में बात करने से पहले वो मीडिया में बात नहीं करती थी, तो वो पहले बोलते नहीं, पार्लियामेंट में पहले सबको मैं पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करूंगा, उसके बाद प्रेस को जो बोल रहा है, सोच रहा है, समझना है वो समझ ले। मगर यहां पर अमित शाह, ऑपोजिशन कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, राहुल गांधी, सबका कहना है कि अमित शाह जी ने पहले जाके टीवी चैनल पे अपने राय रखे कि हाँ, सुरक्षा ब्रीच बहुत खतरनाक है, नहीं होना चाहिए था, जो भी बोलना था मीडिया के सामने बोले, पार्लियामेंट में नहीं बोला। यही उनका आलोचना है, यही क्रिटिसिज्म है सरकार का कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते। सावजी साहब, नहीं, मीडिया के समय में मीडिया का इंटरव्यू और मीडिया के समय में जो मीडिया को समय दिया होगा, उस वक्त विषय से चर्चा हुई होगी। पहले संसद के बाहर चर्चा नहीं होगी, संसद में ही होना चाहिए, होगी चर्चा। संसद में वही चर्चा बाहर करते हैं। संसद में जो चर्चा होनी चाहिए वो बाहर कब होती है? जब संसद के दायरे में पहली चर्चा हुई है। वो नहीं, ऐसा कोई मुद्दा मीडिया पे सामने हम पहले नहीं जाएंगे। इसमें नहीं हुई थी सर,
इसमें अमित शाह जी पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, और संसद में उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं दी थी, ऐसा लोगों का कहना है। और बात भी ठीक है, नहीं उन्होंने ही डिड नॉट गिव अ स्टेटमेंट। लेकिन जो अमित शाह जी का भी कहना है कि भाई मैं स्टेटमेंट क्यों दूं, क्योंकि प्रदीप जी, लोकसभा की जो सिक्योरिटी है, राज्यसभा की जो सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है, वो आदरणीय सम्मानीय स्पीकर साहब के दायरे में आती है। द स्पीकर इज सुप्रीम, और होम मिनिस्टर को भी स्पीकर साहब की बात माननी पड़ती है। तो एक बार अगर ओम बिरला जी ने स्टेटमेंट दे दी है तो उसके बाद बाकी सब चीजें, एनीवे इट्स अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट। इसके ऊपर तो क्या है कि चर्चा होती रहेगी। सर ऐसा है कि इसके ऊपर हम लोग 2 घंटे तक चर्चा करते रहें, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, सीधी सादी बात है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 141 विपक्ष के एमपीज को बाहर कर दिया गया हो। बट दुखद बात है, मैं मान करके चलता हूं। लेकिन सर आप ये बताएं, क्या इस निलंबन से, जिस प्रकार इनको निलंबित किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में? लक्ष्मण साहू जी। नहीं, संसदीय कामकाज में जो कुछ हो रहा है उसका पार्टी का कोई ज्यादा ये नहीं होता है। पार्टी बोलकर ये संसद चलता नहीं है। सिर्फ भाजपा की सत्ता है, लेकिन सत्ता देश के लिए होती है, तो पार्टी के ऊपर असर होने का कोई उसका संभव नहीं जी। तो अभी अगर बात करें, 496 साल के बाद रामलला वापस घर लौट रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, पूरे देश को साधुवाद साहब, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कृष्ण जन्म स्थान पे, वो पहले प्रधानमंत्री हैं, जो प्रदीप जी बार बार बोलते हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में गए, आज तक कोई नहीं गया। वहां पर भी उन्होंने बोला कि ब्रज की जो पुरानी शान है मैं वापस लेकर आऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सारा इलाका जो है इसकी पूर्णतः एक जबरदस्त तरीके से, होलिस्टिक तरीके से इसमें विकास होने वाला है। नंबर 2। नंबर 3, जो कोर्ट का जो ऑर्डर था काशी विश्वनाथ को लेकर के और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के, वहां पर अब जो मस्जिद की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सील्ड एनवेलप में कुछ दिया है कोर्ट को, जिसके ऊपर दूसरी साइड ने ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि कोर्ट ने खुद बोला था कि सील्ड एनवेलप में कुछ नहीं, हर चीज ओपन में होनी चाहिए। और नंबर 4, उज्जैन में महाकलेश्वर कॉरिडोर जो बनाया गया है इस वक्त, वो जबरदस्त है। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी को, उसके बाद भारत में तो ना जाने कितने 100 करोड़ लोग आएंगे देखने के लिए। आपको क्या लगता है? मतलब पूरे यूपी में, मतलब ये 3 जगह हो गई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया, मतलब पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं यहां। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, ये माहौल ही ऐसा बनेगा कि ऐसा वातावरण बना हुआ था पहले से कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक निराशा की छाया पूरे 50-60 साल में जो लगाई हुई थी इस विषय पर, दुरुस्त बात, उससे भी पहले तो अभी एक उत्साह आया है, विश्वास आया है, और संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कोर्ट चलने के बाद कोर्ट की उसमें मोहर लग गई है, और अभी रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। ये जो खुशी की लहर है, ये जो हमारी अस्मिता जाग गई है और उसका जो सम्मान हुआ है जी, ये बहुत बड़ी मात्रा में है जी। तो समाज के हर स्तर पर, हर जगह राम का जो स्थान हमारे जीवन में है उसका एक सम्मान हुआ है। हर एक आदमी इसके लिए खुद को भाग्यवान समझता है कि मैं एक क्षण देखने जा रहा हूं, मैं ये समारंभ देखने जा रहा हूं, मेरे आंखों के सामने मेरे जीवन में ये मुझे देखने को मिला है। मेरी कई पीढ़ियां ऐसी इसकी राह देखते देखते चली गई, और आज मैं खुद को भाग्यवान समझ रहा हूं, ऐसे हर एक को लगता है जी। इसके लिए इतनी बड़ी मात्रा में इसका जो उत्साह है, हर्षोल्लास है, इसकी खुशी है, और इसका एक आध्यात्मिक सोच है इसके पीछे जीवनी की। भारत के पूरे इतिहास की, प्राचीन काल की,
और अभी वर्तमान तक जो जो जिन लोगों ने इसके बारे में कुछ सहा है, जितना बलिदान दिया है, जितना योगदान दिया है, जितनी सेवा की है, तो इसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है, ये जो दिखने को मिल रहा है, और पूरी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। साहब जी साहब यही पूछ रहे हैं आपको, यही हम लोग पूछ रहे हैं। जिसने बलिदान दिया, जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनमें से लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। आज विश्व हिंदू परिषद कह रहे अखंड ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी सब लोग साक्षी रहने वाले इतना बड़ा महा एक इवेंट हो रहा है 22 जनवरी 12:22 पर। मगर यहां जो चंपत राय जी है, जो जनरल सेक्रेटरी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उन्होंने कहा, पहले कहा कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी नहीं आए बिकॉज बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं आए तो अच्छा है। तो ऐसे बयान देना, मगर विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी वगैरह आज जाके खुद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को इन्विटेशन दिया कि आपको भी आना है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन, जो आपने कहा बलिदान, त्याग, जो संघर्ष कोई भुला नहीं सकता। उमा भारती और खास करके आप जैसे संगठन से जुड़े हुए लोग कभी नहीं भूल सकते आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जोशी का योगदान। तो ये ठीक था, आपको कैसे लग रहा है? सब ठीक हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा। उनका सम्मान जो है वो सम्मान होगा ही, उसमें कोई दो राय होने की चर्चा क्या है। पूरा समारोह एक दिन का नहीं है, जो सामने आ रहा है, पूरा प्रोग्राम पूरा आ रहा है, तो इसमें योगदान दिए हुए, बलिदान दिए हुए उनके परिवार का और सभी लोगों का, श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी, इनका भी सही तरीके से जो कुछ सम्मान होना चाहिए वो होकर रहेगा, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जबरदस्त। और ये तो शीर्षस्थ नेता थे, लेकिन इनके साथ में जो भी नेता थे, इनके साथ में परिवार में विचार परिवार के जो कुछ लोग थे, इनका सबका इसके बारे में सम्मान होगा ही। वो कहीं मैं उम्मीद करता हूं ऐसा रहने वाली बात नहीं है। आप रहेंगे सर? हम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन उसी समय उसी दिनांक को रहेंगे या आगे पीछे रहेंगे एक दो दिन। कभी कभी हम व्यवस्था में ज्यादा महीना भी वहां रह सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी जब मिलेगी तो, क्योंकि ये एक दिन में कुछ होने वाला नहीं, एक दिन में सब कैसे होगा। तो 22 जनवरी के बाद सर, आई एग्री विद यू, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 22 जनवरी के बाद क्या होने वाला है भारत में, वो जरा बताएं। आपका विजन क्या है कि 22 जनवरी 12:22 के बाद, प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, जब संस्थापना हो जाएगी रामलला की, रामलला वापस अपने घर आ जाएंगे, उसके बाद पूरे भारत में क्या होने वाला है, वो जरा बताएं। पूरे भारत में इसके बहुत श्रद्धा से, हर्षोल्लास से पूरा पर्व मनाया जाएगा जी। जहां एक साथ में सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो जहां है वहां राम का अर्चन, राम का पूजन, राम का स्मरण, राम की प्रार्थना, रामायण का स्मरण, ये पूरा हर जगह भारत भर में, भारतवर्ष में जहां जहां मंदिर है, जहां जहां धार्मिक स्थान है, जहां जहां मठ है और जहां जहां आध्यात्म के लोग हैं, वहां वहां कहीं इकट्ठे होकर, कहीं घर में, कहीं बड़ी संख्या में, कहीं छोटी संख्या में, कभी नदियों के तीर पर, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में इसका पूरा हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जाएगा। लक्ष्मण चौधरी साहब, मैंने ये सुना है, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मैंने ये सुना है कि रामायण में श्री राम जो ऊपर से लेकर के, अयोध्या से लेकर के जो लंका तक गए, रामेश्वरम तक जो गए, जो तीर्थ स्थान है, जहां जहां श्री राम के पैर पड़े, वहां वहां पर बहुत भव्य समारोह का आयोजन होने वाला है। ऐसा है क्या? चित्रकूट हो, खंडावप्रस्थ हो, ये बाकी सारी जगह जो हैं, जैसे हनुमान जी जहां पर उनको मिले, हर जगह पे, किष्किंधा में, ऐसा है जी। ये जगह जो चिन्हांकित हुई है पहले से जी, वहां तो है, लेकिन उसके अलावा अभी हम नासिक में रहते हैं जी। रोज नासिक हमारा तीर्थ क्षेत्र है, वनवास के साथ जुड़ा है, रामायण का जहां नाम आता है तो नासिक आता ही है, आता है। तो नासिक में भी त्र्यंबकेश्वर हो
या कोई भी तीर्थ स्थान हो, जी। यहाँ कालाराम मंदिर बोल के जो हमारा संस्थान है, जहाँ वनवास के राम जी ने जो व्यतीत किया था कालावधि, जहां से सीता जी का हरण हुआ था, जी वो जगह भी नासिक में है। और नासिक के तीर्थ क्षेत्र में, नासिक परिक्षेत्र में ये कुंभ की नगरी है। तो यहाँ हमारे यहाँ भी, लेकिन मैं नासिक की सिर्फ बात क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसी है जो रामायण से चिन्हांकित है और जहाँ ऐसा राम हमारे आदर्श थे। तो जहां जहां होगा उसका यह हर्षोल्लास है, वहां वहां खुशी का माहौल है, आनंद की परिसीमा वहां जबरदस्त बनाने जा रहे हैं पूरे लोग। और मैं उम्मीद करता हूं जो एक चीज बहुत सालों से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, वो है कि जो राम सेतु है, राम सेतु जो है उसको एक हेरिटेज, मतलब एक सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा देने की बात 2014-2015 में मोदी सरकार ने की थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया था, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब राम सेतु को भी सांस्कृतिक धरोहर, भारत का सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया जाएगा। ये होकर रहेगा। ये इस जो रामायण काल में जो बातें हुई, जो बिंदु है, उसका विकास तो होकर ही रहेगा, उसका कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको ये नहीं है ऐसा बताने के जिन लोगों ने अपना समय व्यतीत किया, इस विषय को विरोध किया, राम काल्पनिक थे, रामस्तुति की कोई रचना नहीं है, और राम से तो नष्ट करने का विषय, नष्ट करने का भी इन्होंने जो एक साजिश रची थी इन लोगों ने, उसके बावजूद अभी आगे जाकर इसके ये सब अस्मिता के जो हमारे बिंदु है ये स्पष्ट होकर रहेंगे, इसका विकास होगा और दुनिया के लिए ये बहुत एक श्रद्धा का विषय होगा। साहू जी साहब, विकसित भारत का जो गाड़ी है, मोदी साहब ने बोला कि जो डेवलपमेंट का गाड़ी है, मोदी गारंटी का गाड़ी है, मोदी गारंटी वाला गाड़ी लेके हर विलेज को जा रहा है। मगर आज मोदी साहब ने जो देशवासियों से 9 आग्रह किया, उसमें बोले कि छोटे छोटे चीज बोले आप कीजिए, छोटे छोटे चीज कीजिए, ये राष्ट्र के लिए बहुत महत्व का है। बोले पानी बचाओ, बोले गांव गांव डिजिटल करो, बोले कि हर चीज मेड इन इंडिया आप खरीदो, जो लोकल है उसको खरीदो, गांव शहर और मोहल्ला को टोटल स्वच्छ रखिए, डिस्कवर इंडिया। अब विदेश जाने से पहले हमारे जो देश के अंदर जितने टूरिस्ट स्पॉट है वहां घूमो, नेचुरल, किसान के लिए बोले नेचुरल फार्मिंग करो, फिर मिलेट्स, बोले मिलेट्स का उपयोग ज्यादा अपने खाना भोजन में कीजिए, स्पोर्ट्स योगा कीजिए, तो एक पूरे जो फैमिली के बारे में जो बात की है, छोटे छोटे चीज, क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब, हाँ, फिटनेस, बॉडी फिटनेस के बारे में बताया है। हाँ, बिल्कुल खेल योग, इसके बारे में ध्यान देने के लिए बोला है। यस। और एक गरीब कुटुंब का कल्याण हर एक फैमिली ने यस, बिल्कुल ये भी एक बात बोली है। यस। आपने 7 बिंदु बताए, मैंने 2 जोड़ दिए। आप संगठन से जुड़े हो इसलिए मैं बोला, मगर ये छोटे छोटे चीज साउदी साहब कितना दूर तक ये पूरे देश को जोड़ेगा, पूरे भारत को जोड़ेगा, कैसे आप क्या साहब, इसमें बात ऐसी है, जहां तक मोदी साहब के साथ भारत का नेतृत्व जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीयत्व हर नागरिक में आना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, हर एक आदमी को विकास की धारा में लाना और राष्ट्रीयत्व दिल में जताने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये दोहराना पड़ता है, इसको जागृति करनी पड़ती है जी। अभी मुझे एक याद है साहब, मैं आपको एक अच्छी तरह से एक श्रृंखला बताता हूं। 1972 में मैं 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता होगा, तो हमारे देश का सिल्वर जुबिली चल रहा था जी, रौप्य महोत्सव चल रहा था। मैं हमेशा कार्यकर्ता के नाते थोड़ा सा जब अभ्यास करता हूं, स्टडी रखता हूं, इतिहास की थोड़ी सोच रखता हूं। अभी हम अमृतकाल का
महोत्सव मनाने जा रहे जी। हैं और शताब्दी की ओर हम छलांग लगा रहे हैं। तो शताब्दी में हमारा भारत कैसा होगा, इसके संकल्प हम अमृत काल में कर रहे हैं। अमृत काल में हमारा वहां सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अमृत काल और शताब्दी हमारे सामने जो कोई पिक्चराइज हुआ है, ये एक उदात्त उन्नत दिशा से एक ऊंची प्रतिमा के साथ भारत को हम देखते हैं। जब मैं ये देखता हूं तो मैंने जब रौप्य महोत्सव के समय जब मैंने देखा था, श्रीमान आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी जी, उस समय समाज में सिल्वर जुबिली के जो मैसेज दिया था, हम स्कूल में जब थे तो बच्चों के सामने एक गीत आया था, हंसते गाते मौज मनाते माँ तेरे 20 सपने साकार करेंगे हम। ये जो हमारी पंतप्रधान को माँ बोलने का गीत में प्रावधान किया था उस समय, भारत माँ नहीं, इंदिरा गांधी माँ। और हंसते गाते मौज मनाते माँ तेरे 20 सपने, और 20 कलम का कार्यक्रम 20 पॉइंटेड प्रोग्राम इंदिरा जी ने जब दिया था देश को, वो प्राइम मिनिस्टर बोल के, उसके लिए कितने प्रशासन ने काम किया, कितने स्कूलों में आए, कितने एजुकेशन में दिया, कैसे राजनीति में हो गए। एक बार हमको दिशा ये बताई गई और दूसरी बार क्या था, राजनारायण के सामने इंदिरा जी हार गई थी, कोर्ट का फैसला माना नहीं और आपातकाल लागू किया। लोकतंत्र के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ सिल्वर जुबिली में हमारे सामने, भारत के सामने हुई थी। ये हमारा इतिहास है सिल्वर जुबिली का। और ऐसे समय पे अमृत काल में मोदी जी 9 पॉइंटेड रिक्वेस्टेड प्रोग्राम दे रहे हैं कि हर एक आदमी ने क्या करना चाहिए। ये फर्क है दोनों में। और दूसरी बात ऐसी है, जब मैं सिल्वर जुबिली की बात किया तो इंदिरा जी, राजधानी की इंदिरा जी ने लोकशाही का पूरा मजाक उड़ा के आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दी और बाकी जो कुछ आगे बातें हुई हमको सबको मालूम है, आज का विषय वो नहीं है। लेकिन मैं जब दूसरी बात बोलता हूं, जब हम स्वर्ण महोत्सव मना रहे थे भारत की स्वतंत्रता का 1997 में, तो क्या था, उस वक्त स्वर्ण जयंती यात्रा हमने निकाली थी, श्रद्धेय आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, उनका उसमें सहभाग था। हम ऑपोजिशन में थे जब, और क्या होगा उस समय कांग्रेस ने और अभी जो विरोधी दल है उन्होंने लोकशाही का कैसा मजाक उड़ाया था। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनाए थे, आईके गुजराल प्रधानमंत्री बनाए थे, और ये सुवर्ण काल था हमारे लोकशाही का, और एक मजाक सुवर्ण काल में इन लोगों ने उड़ाया था। ये हम भूल नहीं सकते। सिल्वर जुबिली में भारत को कहां जाके रखा था, स्वर्ण जयंती में भारत को कहां जाके रखा था, और अमृत काल में हमने भारत को किस जगह लाके रखा है, इनका हमको बहुत नाज है। इस बात पे हमको गर्व है कि पिछले 10 सालों में हम अमृत काल में जब जा रहे थे तो देश किस दिशा में जाकर लेके गए। G20 का जब शिष्टमंडल आता है, हमको अध्यक्षता मिलती है। हमने पाकिस्तान के बाजू वाले देश से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया में जिस मंच में यह मुद्दा लाया आतंकवाद के खिलाफ का, यह अमृत काल की हमारी देन है। और अमृत काल में हम संकल्पित क्या हो रहे हैं कि शताब्दी की ओर हम जब भारत जा रहा है तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हमारी सुविधाएं क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, हमारे हेल्थ का पॉलिसी क्या है, फार्मिंग का पॉलिसी क्या है, और देश के जो हम युद्ध सामग्री बनाने हम जब निर्यात कर रहे हैं उसका क्या है। जब समुद्र मार्ग से मुंबई से दुबई तक का जो मार्ग करने जा रहे हैं, पानी आएगा, पानी जाएगा, तेल आएगा, ये जो सब बातें हो रही है। डिजिटलाइजेशन कितना हुआ है, कश्मीर का 3% का मुद्दा क्या हो गया, राम मंदिर का मुद्दा क्या है, भारत की अस्मिता का सम्मान कर कर अमृत काल से हम शताब्दी में जा रहे हैं, ये बातें इसमें आती है। तो इसलिए हम रजत जयंती पे, सिल्वर जुबिली पे इन्होंने कैसा बर्ताव किया, स्वर्ण जयंती पे, अमृत 50वीं वर्षगांठ पे कैसा इन्होंने बर्ताव किया, ये हम भूलते नहीं है कभी, समाज भी भूलता नहीं है। और वो सामने रखकर हमने देश के लिए जो जो करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। लक्ष्मण साहू जी साहब, जबरदस्त। सिर्फ एक चीज है, इमरजेंसी 1975 में लगी थी, 1975 में 75 नहीं, कोर्ट का मामला 2 साल चला जी, करेक्ट है। 1972 की इलेक्शन, 72 की इलेक्शन नहीं सर, नहीं, मैंने बोला आपको, सॉरी सर, 1971 की इलेक्शन, सॉरी, इलेक्शन वे हेल्ड इन 1971 इन मार्च, और उस इलेक्शन का कोर्ट का फैसला वो 1975 में आई। करेक्ट, आपकी बात कोर्ट का फैसला। साहब देखिए, मैं इतनी गलत बात नहीं करूंगा, मुझे मालूम है मैं कहां बात कर रहा हूं।
मैं रौप्य महोत्सव के 72 के साल के बारे में मैं बता रहा हूं, क्या स्थिति थी भारत देश की, और उस वक्त की ये एक चीज बात आप भूल भूल नहीं गए, सकते हम, एक चीज ये बताना, भूल नहीं सकते हम। अरे सर एक चीज बताना आप भूल गए, 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हम लोगों ने अपने यहां रखा हुआ था और उनको बिना शर्त के हमने लौटा दिया पाकिस्तान को। बड़े आराम से उस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हम वापस ले सकते थे, ये कह सकते थे हम तभी छोड़ेंगे आप पीओके छोड़िए, लेकिन ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने वापस लौटा दिया उनको। और तो और छोड़िए, एक और चीज आपको बताता हूं, 1973 1971 में, ये बात मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मेरे दिल को चुभती है, 1971 में हिंदुस्तानी फौज ने सबसे बड़ी विजय भारत को दिलाई, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को हराया बुरी तरह। पाकिस्तान, वो जो अभी अभी हम लोगों ने उसका विजय दिवस भी मनाया है 16 दिसंबर को, वो जगजीत सिंह अरोड़ा साहब जो जनरल नियाजी से सरेंडर का डॉक्यूमेंट पर साइन करा रहे हैं। सर आपको मालूम है इतनी बड़ी विजय के लिए हमारी फौजों को क्या पुरस्कार दिया गया, आपको मालूम है सर? जानना चाहेंगे लक्ष्मण साहू साहब? बोलिए। 1973 में 5th पे कमीशन बैठी और 5th पे कमीशन ने 1 रैंक 1 पेंशन हटा दी, 1 रैंक 1 पेंशन हटा दी। जो हमारा जवान जो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान से खेल करके सब कुछ करता है, उसको आपने चपड़ासी का दर्जा दे दिया। इनका पुरस्कार था इन लोगों का जवानों के प्रति। OROP was removed in the 5th Pay Commission headed by मनी दीक्षित, JN मनी दीक्षित। चलिए सर उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच लक्ष्मण साहू जी साहब। 22 जनवरी 12:22 प्राण प्रतिष्ठा छत्रपति पूजा, शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर।